घुंगीर अपनी कहानी का बिल्कुल सबसे खौफनाक कातिल है। दुनिया ने आज तक जितने भी असैसिन्स देखे हैं, उन सब में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। पर अजीब बात यह है कि आज वही आदमी एक बिल्कुल नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका है। लेकिन इस बात से धोखा मत खाना, उसकी स्किल्स बिल्कुल वैसी ही हैं। जब कुछ गुंडे उसके रास्ते आ जाते हैं तो वो उनको इतनी आसानी से गिरा देता है जैसे रोज का काम हो। पीछे बैकग्राउंड में सबका काम तमाम हो चुका होता है और एमसी अपनी नई शांत जिंदगी को अपना लेता है। पर यहां तक पहुंचने के लिए चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। यह आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर असैसिन था और यह उसका आखिरी मिशन था। इस मिशन के बाद वो हमेशा के लिए यह जिंदगी छोड़ना चाहता था। उसका टारगेट था चेयरमैन अकागी। जैसे ही तूजी उस तक पहुंचता है, वो अपनी भगवान जैसी रफ्तार दिखाता है। गोलियां चलती हैं पर वो पल भर में रिएक्ट करता है और जो भी बीच में आता है सबको गिरा देता है। अकागी समझ जाता है कि आज उसकी जिंदगी खत्म है। वो भीख मांगता है। तभी तूजी का दोस्त हयाते, जो खुद भी एक असैसिन है, आगे बढ़कर अकागी को मार देता है। ये काम उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, इसलिए मिशन यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते तूजी की नजर अकागी के फोन पर पड़ती है। स्क्रीन पर उसकी बेटी के साथ एक फोटो होती है। बस वही पल तूजी के दिल को हिला देता है। उसे महसूस होता है कि ये खून खराबे वाली जिंदगी अब और नहीं। उसी वक्त वो फैसला कर लेता है कि अब वो रिटायर करेगा। तूजी घर लौट रहा होता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड मई उसके लिए खाना बना रही होती है। रास्ते में हयाते तूजी की तारीफ करता जाता है, कैसे वो नंबर 1 असैसिन है, कितना परफेक्ट है, दुनिया उसके नाम से डरती है। और हयाते को लगता है कि ये डर उनके काम के लिए सही है। पर अंदर ही अंदर वो उदास भी होता है, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ रहा है। पर तूजी का मन पक्का हो चुका था। अब वो बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। ये सब तब से शुरू हुआ जब उसकी जिंदगी में मराई आई। वो उसके साथ और अपने डॉग जॉन के साथ शांति से रहना चाहता था, वो गर्मी और सुकून जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। हयाते को लगता है कि एक असैसिन के लिए ऐसी जिंदगी जीना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने सिर्फ मारना ही सीखा है। पर सच ये था कि तूजी अंदर से एक प्यार करने वाला इंसान भी था। वो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था। घर लौटते वक्त तूजी थोड़ा नर्वस होता है, बिल्कुल एक आम लड़के की तरह। नई जिंदगी शुरू करने का डर और एक्साइटमेंट दोनों होते हैं। पर अचानक उसकी नाक में खून की बदबू आती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो भागकर अंदर जाता है और उसके सपने वहीं टूट जाते हैं। मई जमीन पर खून के बीच पड़ी होती है। उसका डॉग भी वहीं मरा हुआ होता है। टूटा हुआ तूजी उसके पास बैठ जाता है, समझने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो बिना देखे ही बोल देता है, क्योंकि तूजी हमेशा जानता था कौन उसके पीछे है। वो हयाते होता है। हयाते उसकी तारीफ करता है, पर फिर सच बोल देता है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती थी कि तूजी जिंदा रहे, खासकर तब जब वो उनके लिए काम करने से मना कर चुका था। हयाते के लिए मई एक रुकावट थी, इसलिए उसने उसे मार दिया ताकि तूजी सिर्फ असैसिन बनकर रहे। और फिर जब तूजी बिल्कुल टूट चुका होता है, हयाते उसे भी मार देता है। मरते वक्त तूजी ये सोचता है कि उस जैसे आदमी के लिए कभी भी खुश रहना मुमकिन ही नहीं था। नॉर्मल जिंदगी सिर्फ एक सपना थी और उस सपने की कीमत मई ने चुका दी। पर तभी उसे बेहोशी के बीच कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, अजीब सी, अनजान। धीरे धीरे वो आंखें खोलता है। इस बार वो तूजी नहीं होता। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास मर नहीं रहा होता। वो घबराकर बेड से उठने की कोशिश करता है। सब कुछ धुंधला होता है। जब वो शीशे में देखता है तो शॉक हो जाता है। वो किसी और का चेहरा होता है। कभी दुनिया का सबसे खौफनाक असैसिन अब सिर्फ एक छोटा सा लड़का बन चुका होता है। उसे बताया जाता है कि उसका नाम काइडो फुजिवारा है। पिछले 1 महीने से वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कहता है कि उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और धीरे धीरे उसकी यादें वापस आ जाएंगी। सब लोग समझ रहे होते हैं कि उसे याददाश्त चली गई थी, पर तूजी के लिए आखिरी याद अभी भी जिंदा होती है, मई और उसका डॉग खून में पड़े हुए। तूजी, जो इस अंधेरी जिंदगी से निकलना चाहता था, अपने ही सबसे करीबी दोस्त से धोखा खा चुका था। हॉस्पिटल में रहते हुए वो धीरे धीरे सब जोड़ता है। असली काइडो फुजिवारा स्कूल जाते वक्त एक ट्रक के एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। उसका दिमाग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। ऑपरेशन हुआ और वो 1 महीने तक कोमा में रहा। पर जब बॉडी होश में आई तो अंदर तूजी था। उसे ऑपरेशन के बारे में कुछ याद नहीं, बस एक आवाज याद होती है जो कह रही थी कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। बाकी सब समझना मुश्किल था, पर इमोशंस उसे तोड़ देते हैं। वो चुपचाप आंसू बहाता है, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी खोई हुई जिंदगी के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। काइडो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है, एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करने के लिए। कियोको, जो लड़के की मां है,
जैसे ही अपने बेटे को घर सही सलामत देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिल्कुल हर माँ की तरह। उसके पिता टेरो फुजीमारा भी खुश होते हैं। वो एक मांगा आर्टिस्ट हैं और बेटे की इतनी जल्दी रिकवरी देखकर दिल से रिलीफ महसूस करता है। कियोको को सिर्फ एक बात सता रही होती है, को की याददाश्त। उसे डर लगता है कि कहीं सब कुछ ठीक से वापस ना आए। टेरो उसे शांत करते हुए कहता है कि जब को अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। दोनों पेरेंट्स एक्साइटमेंट में अपने बेटे की तरफ देखते हैं, जैसे उसकी रिएक्शन जानना चाहते हों। पर उनकी खुशी के उलट तुजी के दिल के अंदर सिर्फ घबराहट होती है। वो समझ चुका होता है कि अब उसकी पहचान काइडो के साथ जुड़ चुकी है, और अगर कोई उसकी पुरानी जिंदगी से कनेक्टेड हुआ तो प्रॉब्लम्स आना पक्का है। लेकिन फिलहाल वो एक नॉर्मल सा मुस्कान चेहरे पर लाता है और अपने पेरेंट्स को तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अंदर ही अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन डिसाइड कर लेता है कि अभी के लिए चुपचाप ब्लेंड इन करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, काइडो को जबरदस्त शौक लगता है। इतना बड़ा घर देखकर उसे समझ आता है कि ये लड़का कोई आम बैकग्राउंड का नहीं है। सीधा बोलूं तो ये बंदा काफी रिच है। पता चलता है कि उसका पापा सिर्फ नॉर्मल मांगा आर्टिस्ट नहीं, बल्कि काफी सक्सेसफुल है, और ऊपर से उसकी मां का फैमिली बैकग्राउंड भी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। कियोको काइडो को उसके रूम में जाने को बोलती है। रूम के अंदर जाते ही काइडो थोड़ा रुककर आसपास देखता है। रूम बिल्कुल साफ सुथरा होता है, हर चीज परफेक्टली सेट, एकदम एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के रूम जैसा। हॉस्पिटल के दिन याद आते हैं जब दोनों पेरेंट्स बार बार उसे देखने आते थे, उसकी चिंता करते थे। इससे तुझी समझ जाता है कि काइडो को अपनी फैमिली से सच में प्यार मिलता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की वो बात याद आ जाती है। बस इतना ही चाहती थी कि तुझी खुश रहे। ये वही खुशी थी जो तुझी अपनी पुरानी जिंदगी में कभी महसूस नहीं कर पाया। इसलिए तुझी एक बात पक्की कर लेता है, वो ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा जो काइडो के पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करे। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। इस बार सिर्फ काइडो के पेरेंट्स नहीं, बल्कि एक और फैमिली ऑफ 3 भी फोटो में होती है। तुझी समझ जाता है कि अब उसे काइडो के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना होगा। अगली सुबह एक नया विजिटर आता है। एक लंबी सी गाड़ी सीधा काइडो के घर रुकती है, सिर्फ उससे मिलने के लिए, जबकि उसे डिस्चार्ज हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ होता है। लड़की जिद्दी लगती है, जैसे मिलना उसके लिए बहुत जरूरी हो। दरवाजा टेरो खोलता है और सामने खड़ी होती है युजुआ, चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ। वो सीधा पूछती है कि काइडो क्या कर रहा है, उसकी तबीयत कैसी है। टेरो जवाब देने ही वाला होता है कि तभी काइडो खुद झांक लेता है और तुरंत पहचान जाता है, यही वो लड़की है जो फोटो में थी। बिना कुछ बोले युजुआ काइडो को जोर से गले लगा लेती है, उसकी सेहत को लेकर चिंता दिखाती है। कियोको ये सब देखकर खुश होती है, जैसे पहले भी दोनों का बॉन्ड ऐसा ही रहा हो। काइडो चुपचाप सब रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है युजुआ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। युजुआ एक्साइटेड होती है और उसे स्कूल छोड़ने का ऑफर करती है, पर काइडो मना कर देता है। टेरो बीच में बोलने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि युजुआ का फैमिली बैकग्राउंड उनसे भी ज्यादा रिच है, पर युजुआ ऑलमोस्ट टेरो को गाड़ी में ढकेल देती है, बोलती है सब संभाल लेगी। जाते जाते अनाउंस करती है कि काइडो की रिकवरी के लिए एक पार्टी भी होगी। पेरेंट्स शॉक में रह जाते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। उधर काइडो और युजुआ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल के अंदर कुछ गुंडे अपना प्लान बना रहे होते हैं। उनका लीडर तेत्सु युजुआ को छेड़ने का प्लान कर रहा होता है। उसके साथ ही डरते हैं क्योंकि लड़की का बैकग्राउंड काफी पावरफुल लगता है, पर तेत्सु उनको घूर के कहता है कि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं और काम करना ही होगा। तभी युजुआ की महंगी गाड़ी स्कूल पहुंचती है। इस बार सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ एक लड़का भी होता है। गुंडे बोलते हैं कि वो बस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो रिसेंटली एक्सीडेंट में था। ये सुनकर तेत्सु के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद युजुआ और काइडो अपनी अपनी क्लासेस के लिए अलग हो जाते हैं। काइडो उसके नेचर के बारे में सोचता है। उसे लगता है वो एक अच्छी दोस्त है, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। क्लासरूम में घुसते ही काइडो को थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ फील होती है। वो अपनी सीट पूछता है और एक क्लासमेट खुशी से उसे गाइड करता है, पर अगले ही पल उस लड़के का चेहरा डर से भर जाता है। उसके पीछे खड़ा होता है तेत्सु। तेत्सु गुस्से में बोलता है कि काइडो की इस क्लास में कोई जगह नहीं है और उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। ग्रुप उसे बाहर ले जाता है और काइडो अभी भी कंफ्यूजन में रहता है, जैसे सच में उसे लग रहा हो कि शायद उसकी कोई सीट ही नहीं है। पर जब वो उनकी हंसी और नजरें देखता है तब समझ जाता है कि ये लोग उसके साथ बकचोदी कर रहे हैं। गुस्सा आकर वो पूछता है, मेरी जगह कहाँ है? तेत्सु और उसके बंदे मजे ले रहे होते हैं। तेत्सु आगे बढ़कर काइडो के सामने एक शर्त रखता है
कि अगर वो घुटनों पर बैठकर भीख मांगे तो वो सिर्फ थोड़ी मार के बाद उसे छोड़ देंगे। असल बात ये थी कि टेत्सुकी जल रही थी क्योंकि युजुआ उसकी तरफ देखने के बजाय को पसंद करती थी। इसी जेलसी में वो काइडो को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा युजुआ के पास जाने की हिम्मत की तो वो दोनों को जान से मार देगा। आयरनी ये थी कि वो ये बात दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन से कह रहा था। काइडो थोड़ी देर चुप रहता है पूरी सिचुएशन को समझने के लिए, और फिर उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि ये गुंडे सच में उसके दुश्मन बन चुके थे। उसे दुख अपने लिए नहीं होता बल्कि उन लोगों के लिए होता है जो अब उसके नेक्स्ट विक्टिम्स बनने वाले हैं। तुजी नहीं चाहता था कि इस नए शरीर में किसी को नुकसान पहुंचाए। वो सच में एक साफ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। इसीलिए लास्ट वार्निंग के तौर पर वो बिल्कुल शांत आवाज में टेत्सु से कहता है कि अगर वो अपने शब्द वापस ले ले तो बात आराम से खत्म हो सकती है। पर यह बात सुनते ही टेत्सु का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। गुस्से से भरा हुआ वो सीधा काइडो पर टूट पड़ता है, एक ही पंच में उसे खत्म कर देने के इरादे से। पर काइडो के लिए यह अटैक बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। वो पंच के एंगल और स्पीड को एक ही नजर में समझ जाता है। उसे लगता है कि ये बंदा बिल्कुल एमेच्योर है, एक गंदी सी पंच मारकर अपनी सारी कमजोरियां दिखा रहा है। अटैक इतना स्लो होता है कि काइडो को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक ही पंच में वो टेत्सु का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। फिर उसे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। वो कामली टेत्सु के चिन पर एक परफेक्ट पाल्म स्ट्राइक मारता है और अगले ही पल जूडो थ्रो से उसे जमीन पर पटक देता है। उसी वक्त तुजी के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है, रियल वर्ल्ड उस जहन्नुम के सामने कुछ भी नहीं है जहां से वो आया था। थोड़ी देर बाद युजुआ भागते हुए वहां पहुंचती है और जो सीन वो देखती है उसे पूरी तरह हिला देता है। सूरज की तेज रोशनी में काइडो शांति से खड़ा होता है और उसके आसपास गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। यहां काइडो डेंजर में नहीं था, वही डेंजर था। युजुआ शौक में पूछती है कि क्या उसके सामने खड़ा लड़का सच में वही काइडो है जिससे वो बचपन से जानती आई है। वो घबरा कर पूछती है, क्या उन सबको जमीन पर गिराने वाला वही था? काइडो पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर एक बहाना बना देता है कि उसे बिना मतलब की लड़ाई में घसीट लिया गया था। युजुआ को भी ये बात सुनने को मिल चुकी होती है, इसीलिए वो रूफटॉप पर भाग कर आई थी। वो मानना चाहती है कि इतना सीधा सा काइडो किसी ब्रूटल लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकता। पर तभी उसकी नजर काइडो के कॉलर पर लगे खून के हल्के से निशान पर पड़ती है। उसे लगता है शायद उसे चोट लग गई है। काइडो समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर युजुआ टेंशन में टूट चुकी होती है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे इतनी चिंता में डाल दिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे उदासी में बदल जाता है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि काइडो को चोट लग सकती है। काइडो को समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए, इसीलिए वो बस सॉरी बोल देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि फिलहाल क्लास वापस चले जाते हैं, पर जाते जाते काइडो के कान में पीछे से टेत्सु की गुनी गुनी सी आवाज पड़ती है। वो गुस्सा था और बदला लेने का प्लान बना रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात को वो पार्टी शुरू होती है जो युजुआ ने प्लान की थी। काइडो के पेरेंट्स टेबल पर इतना अच्छा खाना लगवाते हैं कि देखकर मुंह में पानी आ जाए। लगता ही नहीं कि ये घर का खाना है। पेरेंट्स खुशी खुशी हंस रहे होते हैं, पर काइडो का मन कहीं और चला जाता है। उसके दिमाग में फिर से मई का चेहरा आ जाता है। वो भी इसी तरह मुस्कुराती थी और उसे जल्दी खाना खाने को कहती थी। उनकी बातें सुनकर तुझी कभी मिलिंग मशीन से ईटिंग मशीन बन जाता था। उनका डॉग भी खाने में इंटरेस्ट लेता था। उस रात तुझी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है। क्या यही होता है अपनी फैमिली के साथ खुश रहना? वही फीलिंग अब उसके नए शरीर में आ रही होती है। पहली बार उसे लगता है कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है। इसी बीच युजुआ पार्टी में लेट हो जाती है, जबकि आइडिया उसी का था। काइडो के पापा बताते हैं कि वो आजकल कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही है, पर कभी दिखने नहीं देती। तभी काइडो के सीने में अजीब सी घबराहट उठती है, जैसे उसके सेंसेस उसे वार्निंग दे रहे हों। वो फोन चेक करता है। युजुआ का कॉल होता है। वो उठाता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, पर फोन के दूसरी साइड से वही गुंडे की आवाज आती है। वो कहता है कि अगर काइडो दिए गए एड्रेस पर नहीं आया तो युजुआ को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युजुआ और उसका ड्राइवर हॉस्टेज बने होते हैं। पीछे से युजुआ की आवाज आती है। वो रोकर काइडो से मना करती है कि वो वहां ना जाए, पर काइडो समझ जाता है अगर वो नहीं गया तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। वो कामली लोकेशन पूछता है। गुंडा खुशी खुशी एड्रेस बता देता है। कॉल कट जाता है। काइडो नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे किसी और दोस्त से बात हुई हो। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे थोड़ा काम है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक अंधेरी पुरानी फैक्ट्री के बाहर काइडो पहुंचता है। अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद गुंडे मौजूद होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी वहां होता है और उसका बॉडीगार्ड पीछे कैजुअली वर्कआउट कर रहा होता है। लीडर गुस्से में होता है क्योंकि उसे बिना वजह यहां बुलाया गया था।
वो गुस्से में कैन उठाकर टेत्सुया के मुंह पर मार देता है। वो बताता है कि युजुआ को पकड़ने का रीजन सिर्फ एक है, उसकी इनहेरिटेंस से जुड़ी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। पर युजुआ बार बार कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए टेत्सुया ने उसके चाइल्डहुड फ्रेंड को फोन किया ताकि उसे धमकी देकर सच निकलवा सके। अगर काम हो गया तो टेत्सुया ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगा। लीडर मान जाता है पर वार्निंग देता है, फेल हुआ तो अगला नंबर उसका होगा। बॉडीगार्ड इनुकामी सिर्फ एक वेट उठाकर दीवार तोड़ देता है। बस इतना ही काफी होता है टेत्सुया को डराने के लिए। युजुआ गुस्से में उन्हें और भड़का देती है। उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है पर उल्टा टेत्सुया उसे लात मारकर गिरा देता है। असिस्टेंट को अलग ले जाया जाता है और युजुआ को धमकी मिलती है, अगर उसने नहीं बोला तो काइडो मारा जाएगा। फिर ऑर्डर मिलता है, काइडो आ रहा है। उनके पास 40 से ज्यादा गुंडे, हथियार और एक एक्स रेसलर होता है जो रिंग में एक आदमी मार चुका है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि काइडो यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। तभी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। काइडो फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होता है। बाहर खड़े गुंडे उसे घूर रहे होते हैं, बिल्कुल अनजान कि वो सब अब उसके नेक्स्ट विक्टिम्स बनने वाले हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के काइडो उन सब के बीच से शांति से चलता हुआ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर ना डर होता है ना गुस्सा। तभी उनमें से एक गुंडा पहचान लेता है ये वही लड़का है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। एक ही पल में काइडो उसके गले पर ऐसा स्ट्राइक मारता है कि बंदा वहीं ढील पड़ जाता है। सेकंड भी वेस्ट नहीं होता, 2 और गुंडे गिर जाते हैं बिना समझे कि उनके साथ हुआ क्या। 3 लोग जमीन पर पड़े होते हैं और बाकी सब गुंडे घबराकर एक साथ चढ़ दौड़ते हैं। पर यही उनका एंड होता है। हाई स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा लड़का उन सबको ऐसे साफ करता है जैसे जमीन पहुंच रहा हो। एक को उठाकर सीधा डस्टबिन में ढकेल देता है। फिर काइडो उन सबको एक जानलेवा नजर से देखता है और कामली बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी नजर के सामने मत आना। बैक इनसाइड फैक्ट्री, तेत्सुया का बॉस अब थोड़ा अनईजी होने लगता है। वो सोचता है कहीं लड़का डर के भाग तो नहीं गया, आखिर बच्चा ही तो है। पर सिर्फ ब्लॉन्ड तेत्सुया जानता था कि रूफटॉप पर जो उसने देखा था वो कोई बच्चा नहीं, वो डीमन था। वो अपने लीडर सुओ को समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि सामने वाला नॉर्मल नहीं है। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं। लोग फुजिवारा का नाम चिल्ला रहे होते हैं। युजुआ शॉक में आ जाती है और तेत्सुया का चेहरा पूरा सफेद पड़ जाता है। अगले ही पल फैक्ट्री का दरवाजा जोर से टूटता है। एक गुंडे का शरीर हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा तेत्सुया के पैरों के पास गिरता है। मसल वाला इनोगामी एक्साइटेड हो जाता है और आगे बढ़ता है। उधर काइडो शांति से अंदर आता है और तेत्सुया को उसकी पुरानी वार्निंग याद दिला देता है। सच ये था कि काइडो अपनी स्ट्रेंथ को रोक रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो इन सबको मार ना दे। सुओ हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि एक ही लड़के ने 20 से ज्यादा गुंडों को कैसे गिरा दिया। काइडो कैजुअली अपनी टाई को थोड़ा सीधा करता है और बोलता है, युजुआ को मेरे सामने लाओ। तभी पूरी फैक्ट्री में युजुआ की चीख गूंज जाती है। उसकी आवाज सुनते ही काइडो को पता चल जाता है 30 मीटर्स आगे। उसे तसल्ली हो जाती है कि वो जिंदा है और फिर वो पूरे एरिया को स्कैन करता है जो लोग अटैक के लिए रेडी खड़े होते हैं। अगले कुछ सेकंड्स में जो होता है वो आंखों के लिए भी पकड़ में नहीं आता। काइडो की स्पीड इतनी तेज होती है कि लोग गिरते जाते हैं और समझ भी नहीं पाते। पूरा रूम कुछ ही पल में शांत हो जाता है। सुओ को लगता है जैसे वो किसी इंसान को नहीं, भगवान जैसी चीज को देख रहा हो। तेत्सुया जमीन पर घिसटता हुआ पीछे हटने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काइडो उसे पकड़ लेता है। उसकी मुट्ठी धीरे से बंद होती है और वो शांति से बोलता है, अब तू थोड़ा दर्द समझेगा। अगले कुछ पलों में लाइटनिंग फास्ट पंचेस पड़ते हैं। क्लेविकल, रिब्स, एल्बोज सब टूट जाते हैं। जैसे इतना काफी ना हो, काइडो उसे एक सिंपल धक्के से दीवार पर पटक देता है। सुओ के बाकी आदमी कांप जाते हैं। भागने का मन करता है पर सुओ उन्हें याद दिलाता है कि उसने उन्हें पैसे दिए हैं। पर अब सुओ को भी समझ आ चुका होता है कि उनका टारगेट कोई बेचारा लड़का नहीं, एक मॉन्स्टर है। युजुआ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। काइडो उसके पास जाता है और शांत आवाज में कहता है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो उसकी रस्सी खोलने लगता है, इनोगामी पूरी ताकत से पंच मारता है। युजुआ चीख पड़ती है। सुओ को लगता है शायद अब बाजी पलट जाए, पर जब धूल बैठती है सच सामने आता है, पंच लगा ही नहीं। काइडो ने उसी पल काउंटर किक मार दी होती है। रेसलर फिर भी नहीं रुकता, अगला अटैक करता है, पर काइडो उसे रीडायरेक्ट करता है और एक जबरदस्त पंच सीधा उसके चेहरे पर मार देता है। नाक टूट जाती है। फिर भी रेसलर को लगता है कि वो जीत सकता है। क्यूजी समझ जाता है ये सबसे स्ट्रांग है और इस शरीर में 1 शॉट मुश्किल है, इसलिए वो स्ट्रैटेजी बदलता है। जैसे ही रेसलर अगला अटैक करता है, काइडो आंखों से गायब हो जाता है। अगला टारगेट रिब्स। एक के बाद एक नी और पंचेस पड़ते जाते हैं एक ही जगह पर। आखिरकार वो मसल हेड डर के साथ गिर जाता है, बेहोश।
बचे हुए 6 लोग भाग जाते हैं। जिंदगी का सबसे सही डिसीजन। काइडो नॉर्मली सबको खत्म कर देता, पर अब उसकी प्रायोरिटी युजुआ होती है। वो जल्दी से रस्सी खोलता है और मुस्कुराता है, बोलता है कि वो ठीक है और उसका असिस्टेंट कवाई भी सेफ रहेगा। इतना सब देखने के बाद युजुआ का रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता। वो काइडो की टाई पकड़ लेती है और गुस्से में डांटना शुरू कर देती है। बोलती है, पुलिस बुला सकता था, अडल्ट से बात कर सकता था, पर नहीं, उसे हीरा बनना था और अकेले 40 लोगों से लड़ना था। फिर वो रुकती है और धीरे से थैंक यू बोलती है, पर उसे दर्द होता है जब भी काइडो खुद को डेंजर में डालता है। वो बिल्कुल मराई की तरह लगती है, जो त्यूजी को हमेशा घर वापस आने को कहती थी। काइडो उसे प्रॉमिस करता है अब वो कभी उसे चिंता में नहीं डालेगा। तभी पीछे से कवाई की दर्द भरी आवाज आती है। बेचारा बिना वजह पिट गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। काइडो के कान में पुलिस सायरन की आवाज पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है पुलिस आ चुकी है और अब घर लौटने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ सुओ मुश्किल से वहां से बचकर निकल पाता है। उसका दिमाग ये बात समझने से इनकार कर रहा होता है कि इतना बड़ा मसल वाला बंदा भी उस बच्चे को नहीं रोक पाया। उसे लगता है जैसे उसने किसी मॉन्स्टर से पंगा ले लिया हो। सुओ का भी एक बॉस होता है, अंडरग्राउंड दुनिया का एक बड़ा नाम। वो बॉस बताता है कि उसने लड़के के पीछे एक लैंसेलॉट भेज दिया है। अब जब लड़के ने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स बिगाड़ दिए हैं तो उसे इसका दाम चुकाना ही पड़ेगा। पर उससे पहले चलो वापस अपने लड़के के पास चलते हैं। काइडो घर लौट चुका होता है। अपने बेड पर लेटा हुआ वो सोचता है कि अकेले निकलकर उसने अपने पेरेंट्स को कितनी टेंशन दी होगी। पेरेंट्स गहरी नींद में होते हैं, पर उसे याद आता है कि जब वो वापस आया था तब दोनों कितने घबराए हुए थे। शुक्र था कि पुलिस ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ। लेकिन फैक्ट्री के गुंडों का असली मकसद अभी भी उसके लिए अनक्लियर था। ऊपर से सुओं का गायब हो जाना और भी शक पैदा करता है। काइडो को महसूस होता है कि शायद अंधेरे में कोई और भी ज्यादा खतरनाक चीज चल रही है। इसी सोच के साथ वो बाहर जॉगिंग के लिए निकलता है। अंदर ही अंदर एक बात पक्की करता है, अब वो किसी को भी अपनी वजह से चोट लगने नहीं देगा। तभी अचानक कुछ प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ आते हैं। काइडो तुरंत हवा में जम कर जाता है। जिस आदमी ने अटैक किया होता है वो शॉक में रह जाता है। लड़का इतनी आसानी से कैसे बच गया? सच ये था कि काइडो को पहले से ही पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो जानबूझकर बाहर आया था ताकि स्टॉकर खुद को रिवील करे। काइडो उस आदमी की तरफ घूमता है और सीधा पूछता है, क्यों फॉलो कर रहे हो? वो आदमी थोड़ा क्रीपी होता है, पर इम्प्रेस्ड भी। वो मानता है कि लड़के ने उसे पहचान लिया, वो भी बेडरूम तक। ये पहली बार था जब कोई उसे इतनी आसानी से पकड़ पाया हो। अब कंफर्म हो चुका था, ये लड़का कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। काइडो भी उसे क्रेडिट देता है, बोलता है कि तुमने अपने निशान अच्छे से छुपाए और तुम फैक्ट्री के गुंडों से काफी अलग लेवल पर हो। सिर्फ इतना समझ आता है कि ये बंदा नॉर्मल दुनिया का हिस्सा नहीं है। और सवाल ये था, फिर ये इसे स्पाई क्यों कर रहा था? स्टॉकर भी थोड़ा मुस्कुराता है। उसे लगता है कि शायद ये लड़का भी उसी दुनिया से जुड़ा है। पर काइडो अपनी बात सिंपल रखता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूं। बातचीत यहीं खत्म होती है। वो आदमी अपनी ब्लेड्स निकाल लेता है। सीन काइडो को उसकी पुरानी जिंदगी याद दिला देता है। असैसिन ऑफिशियली डिक्लेयर करता है, फुजिवारा काइडो का यही एंड है। उसका नाम होता है सांजो, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का रैंक 67 लैंसेलॉट। काइडो भी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। उसके दिमाग में एक बात घूमती है, कभी वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में काउंसिल मेंबर अकात्सुकी गुस्से में होता है। युजुआ को किडनैप करने के बाद भी उन्हें कोई इन्फो नहीं मिली। अकात्सुकी बोलता है कि शुरू से ही एक लैंस भेजना चाहिए था। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक है। इसके पास 1000 असैसिन्स हैं और उनमें से टॉप 100 को लैंस का टाइटल मिलता है। हर लैंस का सक्सेस रेट लगभग 100% होता है। अकात्सुकी और मिनामी बात कर रहे होते हैं। मिनामी रिवील करता है कि वो लोग एक ऐसे ट्रेजर की तलाश में हैं जो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। उस ट्रेजर का नाम है फेनरियर सीड और शक है कि ये सीड फिलहाल युजुआ के पास है। प्रूफ कोई नहीं होता, पर योशिमा बताता है कि उसने सांजो को ऑलरेडी भेज दिया है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बिना ओडिन की परमिशन के लैंस भेजना अलाउड नहीं होता। पर ट्विस्ट ये है, योशिमा के पास वो परमिशन पहले से थी। वो कहता है कि युजुआ का बॉडीगार्ड बिल्कुल यूजलेस है, इसीलिए जो भी हुआ उसके पीछे कोई और ही है। उसके लिए ये लोग एक थ्रेट बन चुके हैं और थ्रेट को खत्म करना ही लैंस का काम होता है। तभी वापस फाइट के सीन में आते हैं। काइडो अब कंफर्म कर लेता है कि सांजो इसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। सांजो की स्टांस बिल्कुल परफेक्टेड होती है, पढ़ना मुश्किल। ये उसके एलीट होने का प्रूफ होता है। इससे काइडो की सबसे बड़ी शंका सच हो जाती है कि युजुआ के साथ जो भी हो रहा है वो सब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ इनहेरिटेंस का चक्कर नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है।
सांजो काइडो की स्टांस को ऑब्जर्व करता है और बोलता है, तुम कोई हाई स्कूलर नहीं लगते। वेपन सामने होते हुए भी लड़का बिल्कुल फियरलेस होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरल होती है। काइडो भी उसे क्रेडिट देता है। बोलता है कि तुमने अपने निशान अच्छे से छुपाए और तुम फैक्ट्री के गुंडों से काफी अलग लेवल पर हो। सांजो भी काइडो की स्किल से इम्प्रेस्ड होता है और हवा में जंप करके ऑफेंसिव हो जाता है। पहले एक बटरफ्लाई स्लैश करता है, फिर तुरंत अपनी स्टांस चेंज करता है ताकि लड़के को ओवरवेल्म कर सके। सांजो खुश होता है देखकर कि काइडो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह डॉज कर रहा है। फाइट अब सच में शुरू हो चुकी होती है। इस फाइट के बीच काइडो धीरे धीरे समझने लगता है कि स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में वो इस बंदे से पीछे है। ऐसे अपोनेंट को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, आस पास के एनवायरनमेंट को यूज करना। एलीट लैंस लगातार हैवी अटैक्स कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसे फाइनली एक ओपनिंग मिल गई है। वो फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी पल काइडो कामली अपनी जैकेट स्लिप करता है और एक परफेक्ट एंगल से उसके गले पर वार करता है। हैरानी की बात यह होती है कि लैंस लास्ट सेकंड पर बच जाता है और तुरंत काउंटर अटैक कर देता है। ब्लेड काइडो के बॉडी को काट जाता है, खून टपकने लगता है। इसी पल काइडो को क्लियर हो जाता है ये बंदा सिर्फ लैंस ही नहीं बल्कि काफी पावरफुल लैंस है। उसे अपनी लिमिटेशन का एहसास होता है। ये शरीर कमजोर है, ट्रेन्ड नहीं है। उधर लैंस काइडो के ट्रैप को देखकर इंप्रेस्ड होता है। वो बोलता है कि काइडो के मूवमेंट्स बिल्कुल परफेक्टेड है। ये क्लियरली एक प्रोफेशनल फाइटर है। बस एक चीज की कमी है, प्योर किलिंग इंटेंट। लैंस बताता है कि उसे सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट को मारने का ऑर्डर मिला था, पर अब उसे समझ आ गया है कि ऐसे टारगेट के लिए लैंस क्यों भेजा गया है। संजू रिवील करता है कि काइडो ऑर्गेनाइजेशन के यूजुआ वाले प्लान्स के लिए थ्रेट है, इसलिए उसे अभी यहीं खत्म करना जरूरी है। यह सुनते ही काइडो श्योर हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन हर चीज से जुड़ा हुआ है। अब तुझी अपना फाइट मोड चेंज करता है। वो कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है। इस बार वो कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेगा। वो अपने किलिंग इंटेंट का एक रियल टुकड़ा दिखाने का फैसला करता है। संजू अपना ड्रैगन डांस फॉर्म निकालता है। इस फॉर्म में हंड्रेड्स ऑफ ब्लेड स्ट्राइक्स एक साथ आते हैं। वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। एक पेड़ तक को चील देता है जैसे कुछ भी नहीं हो। काइडो किसी तरह एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेता है, पर उसका कवर भी एक ब्लेड टॉर्नेडो से कट जाता है और पानी का एक गैजर फूट पड़ता है। काइडो के शरीर पर एक और कट लगता है। अब उसे क्लियर हो जाता है, ये बंदा एस क्लास यूजर है, ऊपर से लैंस। उसके एंडलेस स्लैशेस इतने डेंजरस हैं कि काइडो भी बिना चोट खाए नहीं बच पाता। संजू गुस्से में चिल्लाता है। वो काइडो को किलर बोलता है और पूछता है कि क्या यूजुआ को कोलैटरल में मारना ठीक रहेगा। और बस यहीं संजू ने सबसे बड़ी गलती कर दी। ये बात सुनते ही काइडो के दिमाग में ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक आ जाता है। इस बार गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं बल्कि अपनी दोस्त यूजुआ का चेहरा दिखाई देता है। गुस्से से भरा काइडो सीधा संजू पर टूट पड़ता है, ब्लेड को हाथ से उड़ा देता है, उसे पकड़ता है और एक ही सेकंड में उसके शोल्डर पर एक तेज कट मार देता है। सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि एक एक्सपर्ट लैंस भी समझ नहीं पाता कि गलत क्या हो गया। संजू सिर्फ यही सोच पाता है कि यह लड़का कौन सा मॉन्स्टर है। काइडो डिसाइड करता है कि इस बार वो गिल्ट और रिग्रेट रिपीट नहीं करेगा। वो प्रॉमिस करता है यूजुआ को अपनी जान से प्रोटेक्ट करेगा। संजू बोलता है कि भागना बेकार है क्योंकि वो भगवान के विल से मरने वाला है। एक शोल्डर ऑलरेडी यूजलेस हो चुकी होती है, पर फिर भी वो लड़ना चाहता है। अब उसके एंडलेस स्लैशेस बेकार हो जाते हैं क्योंकि काइडो हर अटैक को परफेक्टली मैच कर रहा होता है। संजू से कावर्ड बोलता है और गुस्से में अपना गार्ड नीचे गिरा देता है। बस वही ओपनिंग काफी होती है। काइडो उसके पीछे पहुंचता है और उसकी थाई पर एक पेनफुल स्लैश मार देता है। साथ ही कामली बोलता है, इतना चिल्लाना बंद कर। इस हाल में संजू सोचने लगता है कि यह बंदा अचानक इतना फास्ट कैसे हो गया। वो वही पुरानी टैक्टिक्स रिपीट करता है, पर इस बार डिजास्टर हो जाता है। काइडो उसके लेफ्ट आर्म के आसपास मल्टीपल कट्स छोड़ देता है। अब क्लियर है, उसने संजू के सारे मूव्स पढ़ लिए हैं। अगला अटैक काइडो इनसेन स्पीड के साथ बर्स्ट करता है, बिल्कुल बे ब्लेड की तरह घूमता हुआ। ब्लेड सीधा संजू के बॉडी तक पहुंच जाती है। काइडो के चेहरे पर मर्डरस ग्लेयर होती है। वो लैंस के एंड का फैसला कर लेता है। संजू अब भी शॉक में सोच रहा होता है कि कोई इतनी फास्ट नाइफ वर्क और भगवान जैसी स्पीड कैसे मास्टर कर सकता है। उसे याद आता है ये फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल गुनगीर जैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 असैसिन। काइडो संजू के बॉडी को रूथलेसली कट करता है जब तक खून जमीन पर बह नहीं लगता। फाइट यहीं खत्म हो जाती है। संजू को समझ आ जाता है कि वो शुरू से ही आउटक्लास्ड था। वो हाँपते हुए कांप रहा होता है। उसे महसूस होता है कि वो अब एक मसल भी मूव नहीं कर सकता।
उसके आर्म्स के टेंडन्स कट चुके होते हैं। काइडो उस पर थोड़ी दया करता है और एक लेग छोड़ देता है ताकि वो जिंदा रह सके। बाकी सब के लिए काइडो क्लियरली बोलता है, अब तेरा लैंस करियर खत्म, तू अब कभी किसी को नहीं मार पाएगा। वो रूथलेसली बोलता है कि इस तरह संजू अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा, अपनी पहचान। ये मौत से भी बुरा पनिशमेंट है, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकते। जाने से पहले काइडो 2 सवाल रखता है और वार्न करता है, अगर जवाब नहीं मिला तो दूसरी लेग भी जाएगी। पहला सवाल, ऑर्डर किसने दिया और यूजुआ को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? संजू पागल जैसे हंसने लगता है। वो कहता है, चाहे तू मुझे टॉर्चर करे या मार दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो अपने एक ही भगवान के लिए वफादार है और उसकी विल कभी बिट्रे नहीं करेगा। भगवान का जिक्र सुनते ही काइडो को सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन उसी वक्त चारों तरफ पुलिस सायरन्स बजने लगती हैं। संजू की लापरवाही ने कॉप्स को अट्रैक्ट कर लिया होता है। उस छोटे से वक्त में संजू अपनी बची हुई एक ही टांग के सहारे भागने में कामयाब हो जाता है। जाते जाते वो काइडो को भी वार्न करता है कि अगर जिंदा रहना है तो यहां से निकल जाए। जाने से पहले संजू एक सवाल छोड़ जाता है, क्या तुम सच में एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहते हो? ये बात काइडो को सीधा उसकी यादों में ले जाती है। उसे याद आता है कैसे उसके आसपास के सब लोग कहते थे कि वो कभी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन की तरह गुजारी है। आज भी जब उसका शरीर खून से भरा हुआ है, ये सवाल उसके दिमाग से जाता ही नहीं। क्या वो सच में नॉर्मल है? क्या उसे हाई स्कूल स्टूडेंट कहा जा सकता है? इसका जवाब अभी बाकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में योशिमा को संजू का अपडेट मिलता है। इजुमु रिपोर्ट करता है कि लैंस को इस तरह से तोड़ दिया गया है कि अब वो काम के लायक भी नहीं रहा। आतात्सुकी हैरान रह जाता है। वो काइडो की एबिलिटी से इंप्रेस्ड होता है कि उसने एक एक्सपर्ट असैसिन को गिरा दिया। इजुमो कंफर्म करता है कि सामने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। संजू ने उसके मूवमेंट्स को गुंगिर जैसा बताया था। ये नाम सुनते ही सबका ध्यान खिंच जाता है। अकात्सुकी को लगता है कि ये कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आखिर गुंगिर दुनिया का सबसे स्ट्रांग नाइफ यूजर था। इजुमो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता है, क्योंकि गुंगिर का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता। मिनामी बीच में बात रोकता है, जब अकात्सुकी तुजी की इंपॉर्टेंस पर रैंट कर रहा होता है। जो भी हो, सब ये मान लेते हैं कि यूजुआ का ये रैंडम बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने सिर्फ प्लान्स ही नहीं बिगाड़े, बल्कि एक लैंस लेवल ओपोनेंट को भी खत्म कर दिया। इस डेवलपमेंट के बाद योशिमा और बाकी लोग अब वेट नहीं कर सकते। योशिमा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, काइडो फुजीवारा असल में है कौन? उधर अपना लड़का चुपचाप अपने रूम में जाकर अपने जख्मों पर पट्टी बांध रहा होता है। उसके दिमाग में आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है। वो जानता है कि उसे एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहिए, ना कि वो असैसिन जो वो पहले था। पर प्रॉब्लम यह है कि उसे यूजुआ को ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से बचाना भी है। और अब जब उसने एक लैंस को हरा दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे और ज्यादा पड़ेगी। इस शरीर के साथ आगे जाकर मुश्किल होने वाली है। इसलिए काइडो फैसला करता है, उसे दोबारा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अगर उसे ये शांत जिंदगी बचानी है, तो जो भी करना पड़े वो करेगा। उधर ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में अकात्सुकी खुद वॉलंटियर करता है। वो मिस्ट्री मैन को अपना टारगेट बनाना चाहता है। सब थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं, पर इजुमो को लगता है ये सही डिसीजन है। आखिर अगर ये बंदा सच में तुजी के लेवल का है, तो एक नॉर्मल लैंस काम का नहीं होगा। अकात्सुकी अपनी पोजीशन का यूज करके इस थ्रेट को खुद हैंडल करना चाहता है। और हाँ, ये बंदा मजाक नहीं है। वो रैंक 9 पर है और दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन्स में से एक दिन बाद यूजुआ के किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद काइडो के पेरेंट्स और यूजुआ मिलकर उसके लिए एक वेलकम होम पार्टी रखते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में। अपना प्यार दिखाने के लिए काइडो के पापा एक स्पेशल डिश बनाते हैं, जिस पर उन्होंने काफी मेहनत की होती है। हाँ, दिखने में वो थोड़ी अजीब होती है। उसके बाद यूजुआ बोलती है कि उसने भी काइडो के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। वो उसके सामने गर्मा गर्म बीफ स्टू रख देती है। प्राउड स्माइल के साथ कहती है, जल्दी खाओ, ठंडा होने से पहले। जैसे ही काइडो का पहला बाइट मुंह में जाता है, उसका दिमाग पास्ट में चला जाता है। उस दिन जब वो घर से निकल रहा था, मई ने पूछा था कि क्या आज भी लेट हो जाओगे? उसने बोला था, नहीं, बस किसी से मिलना है और थोड़ा सा काम है, डिनर से पहले आ जाऊंगा। मई ये सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि उस दिन वो उसका फेवरेट बीफ स्टू बना रही थी। उसने जाते जाते कहा था कि वापस आकर वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बताएगा। मई ने उससे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाय बोला था, और जॉन भी उसकी गोद में था। बीफ स्टू खाते हुए काइडो का दिल भारी हो जाता है। वो कभी मई को बता ही नहीं पाया कि वो असैसिन वाली जिंदगी छोड़ रहा था। यूजुआ उसका उदास चेहरा देखकर इरिटेट हो जाती है और पूछती है, इतना बुरा बना है क्या? तभी अचानक काइडो उसका खाना जैसे जिंदगी का आखिरी मील हो वैसे खाने लगता है। आंखों में आंसू लिए बोलता है, बहुत टेस्टी है। यूजुआ खुश हो जाती है
और काइडो की मां बोलती है अगर भूख ज्यादा है तो और भी मिलेगा। जब वो अपने पापा को पैन जलाते हुए और युजुआ को केक के साथ हंसते हुए देखता है तो दिल से थैंकफुल फील करता है। उस रात वो युजुआ को घर तक छोड़ने जाता है क्योंकि हाल ही में सब कुछ ज्यादा डेंजरस हो गया है। वो पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब नोटिस किया। युजुआ कहती है कि उसके घर के आसपास पुलिस है, इसलिए फिलहाल सेफ है। काइडो पूछता है कि तुम्हारा बटलर साथ में क्यों नहीं है। युजुआ कहती है कि उसने खुद उसे मना किया है क्योंकि वो इतना इनॉइंग है कि उसके साथ फनी नहीं हो पाता। जाते जाते वो बोलती है कि उसे काइडो के घर बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद वो इतना हंसी है। फिर अचानक उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो मानती है कि पापा के जाने के बाद से वो काफी डाउन रहने लगी है। ये सुनते ही काइडो बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। युजुआ तब रियलाइज करती है कि उसने ये बात पहले कभी बताई ही नहीं थी। वो बोलती है कि उसने जानबूझकर छुपाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतनी हैवी बात सुनकर काइडो की एमनीजिया और बिगड़ जाए। वो बताती है कि ये सब लगभग 2 महीने पहले हुआ था, बिल्कुल उसी टाइम के आसपास जब काइडो का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चला गया था। काइडो को तब समझ आता है कि उस वक्त युजुआ उससे खोने पर इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी। फिर भी उसने अपनी सैडनेस कभी दिखने नहीं दी, हमेशा अपनी चीयरफुल पर्सनालिटी के पीछे अपने दर्द को छुपाए रखा। काइडो उससे सॉरी बोलता है कि उसने उसे इतनी टेंशन में डाल दिया, पर युजुआ हंसकर बोलती है कि कोई बड़ी बात नहीं है और फिर कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले। ये सुनकर काइडो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर युजुआ सोचकर बोलती है कि हाँ, थोड़ा मैच्योर जरूर हो गया है, पर बचपन में भी वो बिल्कुल ऐसा ही था। जब भी कोई उससे बुली करता, चाहे सामने वाला उससे काफी बड़ा क्यों ना हो, काइडो बिना सोचे समझे लड़ने चला जाता था, चाहे उसे पता होता था कि वो जीत नहीं पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब युजुआ किडनैप हुई थी तो काइडो बिना डरे उसके लिए आ गया था। वो बोलती है कि उसे उसकी फाइट देखने को नहीं मिली क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। युजुआ थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और पूछती है तुमने मुझे एग्जैक्टली कैसे बचाया। काइडो बात को गोल गोल घुमा देता है, बोलता है कि जिन्होंने भी उसे देखा वो सब इतने डर गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। टेक्निकली ये बात गलत भी नहीं थी क्योंकि उसने उनके साथियों को मॉन्स्टर की तरह तोड़ दिया था। ये सुनकर युजुआ का डाउट और बढ़ जाता है। फिर भी वो कहती है कि सब डिटेल मैटर नहीं करती, बस इतना काफी है कि जब जरूरत पड़ी वो उसके लिए आया। युजुआ कन्फेस करती है कि जब गुंडे उसे और कवाई को धमकी दे रहे थे तो वो सच में बहुत डर गई थी, पर जब उसने काइडो का चेहरा देखा जो सुबह के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था तो उसका दिल सच में हल्का हो गया। इसके लिए वो काइडो को थैंक्स बोलती है और अपनी स्मूथ स्टाइल में काइडो कहता है जितनी बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। ये सुनकर युजुआ का चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो जाता है। फिर शर्म से भरी हुई लड़की उस पर चिल्लाती है कि पास आओ। वो अपना फोन निकालकर उसके साथ एक क्यूट सी सेल्फी ले लेती है। फोटो देखकर खुशी से बोलती है कि इसे अपना वॉलपेपर बनाएगी ताकि उसे ये अमेजिंग दिन याद रहे। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि स्कूल में इससे अजीब रूमर्स शुरू हो सकते हैं। फिर धीरे से बोलती है कि शायद इससे उसे आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। काइडो को देखकर जो अपने लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट के बाद भी इतनी जल्दी उसकी चिंता करने लगा, युजुआ को हिम्मत मिलती है। वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब वो अपने पापा की अचानक डेथ से चिपके रहना बंद करेगी। काइडो मुस्कुराता है क्योंकि वो समझ जाता है कि युजुआ भी उसी तरह स्ट्रगल कर रही है जैसे वो खुद कर रहा है। ये बात उसे और मोटिवेट करती है कि वो अपनी इस प्रेशियस चाइल्डहुड फ्रेंड को और ज्यादा प्रोटेक्ट करे। तभी अचानक युजुआ अपना फोन निकालकर उसे अपने पापा की फोटो दिखाती है। उस फोटो को देखते ही काइडो की जान निकलने वाली होती है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये कौन है। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या ये सच में तुम्हारे पापा हैं। युजुआ बोलती है लगता है तुम्हारी एमनीजिया काफी सीरियस है क्योंकि मेरे पापा हमेशा तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो बताती है कि काफी लोग उसके पापा के बारे में बुरा बोलते थे पर उसके लिए वो हमेशा अच्छे रहे, इसीलिए वो उसे दिल से प्यार करती थी। फोटो में युजुआ के पापा उसे पीठ पर उठाए हुए होते हैं। काइडो को याद आ जाता है ये बिल्कुल वही फोटो है जो उसने अपने फाइनल मिशन के बाद देखी थी। उसके दिल का हर हिस्सा टूट जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने ही युजुआ के पापा को उससे छीन लिया। युजुआ उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है कि तुम अचानक इतने चुप क्यों हो गए। काइडो अंदर ही अंदर सब प्रोसेस कर रहा होता है। वो खड़ा होता है चेयरमैन अकाई की बेटी के सामने, उस आदमी की बेटी जिसे उसने कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, सोचता है कि ट्रिगर हयाते ने पुल किया था और अगर उसे पहले पता होता कि वो उसका पापा है तो वो मिशन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर भी गिल्ट उसे खाए जा रहा है। उसने बिना सोचे समझे ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन की बात मान ली थी कि चेयरमैन अकाजी ने बिट्रेल किया है और उसे खत्म करना जरूरी है। सबसे बुरा ये था कि उस वक्त उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था।
और अब उसकी वजह से यूजुआ भी डेंजर में आ चुकी है। वो सोचता है कि क्या उसे सब सच बता देना चाहिए कि वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट था जिसने उसके पापा की डेथ का ऑर्डर दिया था। वो दांत भींच लेता है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड, और फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता। अगले दिन स्कूल में काइडो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा होता है। क्लास की सारी लड़कियां जोर जोर से बातें कर रही होती हैं एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में। उम्मीद कर रही होती हैं कि वो कोई हॉट लड़का हो। आखिरकार काइडो डिसाइड करता है कि वो यूजुआ को सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए रुकने वाली नहीं है क्योंकि उसने एक लैंस को डिसेबल कर दिया है। इसलिए उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हर हाल में यूजुआ को प्रोटेक्ट करना। तभी टीचर अनाउंस करता है कि क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। जैसे ही लड़का अंदर आने की परमिशन मांगता है, काइडो जम जाता है। वो डिसबिलीफ में घूर कर देखता है। पिंक हेयर वाला चीयरफुल लड़का सामने खड़ा होता है। काइडो के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, डिवाइन स्पीयर्स में से एक यहां स्कूल में क्या कर रहा है। पिछले साइको को याद करते ही काइडो का शक और पक्का हो जाता है। ग्रेट विल ने ये बंदा डायरेक्ट रिस्पांस में भेजा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यूजुआ के किडनैपिंग केस में इंटरफियर किया था। अचानक वो लड़का घूमकर काइडो की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ठंडक होती है, बिना पलक झपकाए, एक नजर जो सीधा रूह तक चुभ जाती है। उसी पल क्लियर हो जाता है उसका टारगेट कौन है। इसमें कोई डाउट नहीं होता, पिंक हेयर वाला ये लड़का कात्सुकी है, ऑर्गेनाइजेशन के 12 डिवाइन स्पीयर्स में से एक। उसका नाम है बिदंत। कुछ टाइम बाद पीई क्लास चल रही होती है। न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जैसे ही एक और बास्केट स्कोर करता है, पूरा ग्राउंड शोर से भर जाता है। लड़कियां बिल्कुल फ्लैट हो चुकी होती हैं। उसका टीममेट भी हैरान होता है कि इतनी छोटी हाइट के बावजूद वो इतना ऊपर कैसे जंप कर लेता है। मकोटो कैजुअली बोल देता है कि पास अच्छा था और अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि एक और बास्केट डालो। उधर ओपोनेंट टीम जल रही होती है क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट लड़कियों के बीच ऑलरेडी स्टूपिडली पॉपुलर हो चुका होता है। इस सब के बीच काइडो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता। वो गार्ड नीचे नहीं करता। उसे अजीब लगता है कि लैंस ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, ये बंदा प्लान क्या कर रहा है। लैंसेस असल में टॉप 100 असैसिन्स का एलीट ग्रुप होते हैं। हर एक को नंबर दिया जाता है और उनमें से टॉप 12 को कहा जाता है लेजेंडरी स्पीयर्स। ये ओडिन के डायरेक्ट कमांड में काम करते हैं। हर स्पीयर इतना ओवरपावर्ड होता है कि अकेला ही 1000 लोगों के बराबर होता है। असैसिनेशन के मामले में ये लोग पूरी कंट्री की आर्मी को भी कुचल सकते हैं। ऐसे वॉरियर्स सिर्फ तब भेजे जाते हैं जब मिशन बिल्कुल क्रिटिकल हो। इसलिए काइडो एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता है, ऑर्गेनाइजेशन यूजुआ को हर हाल में टारगेट कर रही है। काइडो उदास नजर से नीचे देखता है। उसके दिमाग में लास्ट मिशन की पेनफुल यादें घूमने लगती हैं। उसे लगता है कि असैसिन्स उस सीक्रेट ट्रेजर के पीछे है जो चेयरमैन ने सपोजिडली चुराया था। एक बात उसे अंदर से खाए जा रही होती है, अगर अकात्सुकी ने इसी स्कूल में एक्शन लिया तो क्या वो अपने इस हाई स्कूल बॉडी के साथ सबको बचा पाएगा, यूजुआ को और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी। कुछ देर बाद सब लोग क्लासरूम वापस आ जाते हैं, पर मकोटो के लिए फैन गर्लिंग रुकती ही नहीं। स्टूडेंट्स उसे कैरियोके के लिए इनवाइट करते जा रहे होते हैं। लड़कियां और ज्यादा क्रश करने लगती हैं जब उसे पता चलता है कि वो पहले थोड़ा बास्केटबॉल अमेरिका में प्रैक्टिस कर चुका है। दूर से काइडो ये सब ऑब्जर्व करता है। उसे लगता है कि अकात्सुकी आज मूव नहीं करेगा। वो मन ही मन डिसाइड करता है, कल डबल अलर्ट रहना पड़ेगा। तभी यूजुआ उसे आवाज देती है और पूछती है कि क्या स्कूल के बाद कहीं चल सकते हैं। काइडो बिना सुने ही मना कर देता है, बोलता है आज सीधा घर जाओ। तभी अचानक किसी का हाथ काइडो के कंधे पर पड़ता है। मकोटो पीछे से आता है और यूजुआ को चीयरफुली ग्रीट करता है। इसी पल काइडो के दिमाग में रेड फ्लैग्स बजने लगते हैं। ये बंदा सीरियसली यूजुआ के पीछे है। मकोटो अपना इंट्रो देता है, पर यूजुआ बोलती है कि वो ऑलरेडी स्कूल में काफी फेमस हो चुका है। फिर वो पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, हम तो कभी मिले ही नहीं। मकोटो केयरफ्री स्माइल के साथ बोलता है कि वो अकागी ग्रुप की एयर है। ये सुनकर यूजुआ बिल्कुल ऑफ गार्ड हो जाती है। उसका मूड एकदम से डाउन हो जाता है। मकोटो बोलता रहता है कि उसके पापा चेयरमैन के काफी इंडेटेड थे, इसलिए उसे कहा गया है कि वो यूजुआ का ख्याल रखे। पर जैसे ही वो उसे कहीं इनवाइट करने लगता है, काइडो बीच में बोल पड़ता है। वो बहाना बनाता है कि प्रैक्टिस में उसकी उंगली लग गई है और उसे नर्स के पास जाना है। काइडो उसे एक ठंडी डेथ स्टेयर देता है। मकोटो तुरंत समझ जाता है और बात को आगे नहीं बढ़ाता। दोनों लड़के यूजुआ से अलग हो जाते हैं। यूजुआ पीछे मुड़कर मुस्कुराती है और काइडो को थैंक्स बोलती है, फिर से उसे वियर्ड लोगों से बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों रूफटॉप पर खड़े होते हैं।
मकोटो व्यू देखकर बोलता है कि हाई स्कूल के दिन कितने खूबसूरत होते हैं। फिर मजाक में काइडो से पूछता है, क्या मुझे यहां लव कन्फेस करने के लिए लाया है? काइडो चुप रहता है। मकोटो हंस देता है और बोलता है कि युजुआ सामने से और भी क्यूट लगती है। फिर कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो चेयरमैन की बेटी है। काइडो सीधा पॉइंट पर आता है। वो पूछता है, यहां आने का असली गोल क्या है? क्या ये पर्पल हेड बंदे का बदला है? मकोटो बिल्कुल शांत रहता है। वो कैजुअली पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने सांजो को डिसेबल किया? फिर वो काइडो की बॉडी को ऑब्जर्व करता है। हैरान होता है कि इतनी छोटी चोटों के साथ उसने सांजो जैसे लैंस को कैसे हराया। पर काइडो अपना सवाल दोबारा पूछता है। इस बार उसकी आवाज में इरिटेशन साफ महसूस होती है। आखिरकार असैसिन अपना इनोसेंट एक्ट छोड़ देता है। वो मान लेता है कि उसका असली गोल वो सीक्रेट ट्रेजर है जो युजुआ को उसके फादर से मिला है। ये सुनते ही काइडो का शक पूरी तरह कंफर्म हो जाता है। आकासुकी आगे बोलता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो चीज असल में है क्या। अभी वो सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। फिर वो काइडो को एक ऑफर देता है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। वो कहता है कि काइडो उनके कई असैसिन से ज्यादा स्ट्रांग है। उनके टारगेट सिर्फ बुरे लोग होते हैं, पैसा भी अच्छा मिलता है, और क्योंकि काइडो युजुआ के काफी क्लोज है, शायद वो ट्रेजर का लोकेशन भी बता दे। आकासुकी चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान लाता है और काइडो को वार्न करता है, ये एक बहुत अच्छा ऑफर है। इस तरह से शायद काइडो और युजुआ दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सामने जिंदा बच पाएं। ये बोलकर वो रूफटॉप के एज पर चला जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। फिर धमकी देता है, अगर काइडो ने रेजिस्ट किया तो इनोसेंट बच्चों को चोट लगेगी। काइडो ये सुनकर बिल्कुल नहीं रुकता। वो तुरंत असैसिन की तरफ दौड़ पड़ता है और एक के बाद एक तेज अटैक्स करता है। मकोतो आसानी से सब डॉज कर लेता है और काइडो की तारीफ करता है। बोलता है कि उसकी स्पीड एक प्रो के बराबर है। उसी पल काइडो उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि उसे पहले से पता था कि असैसिन बॉम्ब यूज करेगा। वो छोटा सा क्यूब मकोतो का यूनिक असैसिन वेपन होता है, जिसमें वो एक्सप्लोजिव्स और मार्शल आर्ट्स को कंबाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये वेदांत का डिफॉल्ट तरीका माना जाता है अपने टारगेट्स को खत्म करने का। अपना कोड नेम सुनकर असैसिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पीछे कूदता है और चिल्लाता है कि काइडो के पास एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा नॉलेज है। मकोतो फिर अपने हाथों में और 6 बॉम्ब्स दिखाता है। पागलों जैसे मुस्कुराते हुए कहता है, अब लेवल बढ़ने वाला है। आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ काइडो रूफटॉप पर जंप करता है और बॉम्ब्स पकड़ने की कोशिश करता है। वो पहले 3 पकड़ लेता है और तुरंत बाकी की तरफ भागता है। फिर वो वॉल पर पार्कूर करता है और अपने पैरों से बाकी 3 बॉम्ब्स पकड़ लेता है। मकोतो ये सब देखकर बोलता है, काइडो में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। पर तभी वो बिना वार्निंग एक और बॉम्ब नीचे फील्ड की तरफ फेंक देता है। काइडो पूरी कोशिश करता है उसे पकड़ने की। मकोतो उसे टॉन्ट करता है, तुम पूरी स्टूडेंट बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्यूब नीचे गिर जाता है। मकोतो उंगली छट करता है और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। काइडो अपना चेहरा कवर करता है। नीचे स्टूडेंट्स पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। मकोतो कामली बोलता है कि उसने टाइमिंग एडजस्ट की थी ताकि बॉम्ब जमीन तक पहुंचने से पहले ही फट जाए। कोई हर्ट नहीं हुआ। वो इसे एक बोनस बताता है क्योंकि काइडो ने 6 बॉम्ब्स पकड़ लिए थे। काइडो गुस्से से बढ़ने वाला होता है, पर मकोतो उसे बीच में ही रोक देता है। वो और बॉम्ब्स निकालता है और पूछता है, तुम असल में हो कौन और क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? थोड़ी देर सोचकर काइडो जवाब देता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूं और मैं कभी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। मकोतो सच में डिसअपॉइंटेड लगता है। वो सोचता है शायद काइडो तब तक नहीं मानेगा जब तक कुछ लोग मर ना जाएं। पर काइडो सिर्फ एक नाम बोलता है, गुंगीर। ये नाम सुनते ही असैसिन का चेहरा बदल जाता है। वो वाइल्ड नजरों से पीछे मुड़ता है। काइडो शांति से कहता है, मैं कभी गुंगीर के नाम से जाना जाता था। इसी बीच स्कूल के स्पीकर से इवैक्यूएशन अनाउंस हो जाता है। मकोतो गुस्से से काइडो को घूरता है और बोलता है कि गुंगीर के नाम लेने की उसे हिम्मत कैसे हुई। पर तभी रिवील होता है कि काइडो बस टाइम बाय कर रहा था। मकोतो कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्कूल ऑफिशियल्स रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं। पिंक हेयर वाला लड़का जाते जाते वार्निंग देता है, 3 दिन में डिसाइड करो ज्वाइन करना है या नहीं। मना किया तो पछताना पड़ेगा। एक्सप्लोजन की वजह से स्टूडेंट्स को स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। सब बात कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ पर कोई हर्ट नहीं हुआ। युजुआ काइडो से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा रहा। काइडो बोलता है कि उसे पहले एक जरूरी काम है और वो चाहता है कि युजुआ आज घर ही रहे क्योंकि ये ब्लास्ट शायद उसी को टारगेट करके हुआ था। तभी कावाई पूरे जोश में चिल्लाता है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वो बोलता है कि उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है युजुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर उसकी ओवर एंथुजियाज्म युजुआ को सिर्फ अनॉय ही करती है।
युजुआ काइडो से कहती है कि अगर कुछ हो तो मैसेज करना। काइडो हाँ बोल देता है। जैसे ही वो ड्राइव करके निकलती है, काइडो मुड़कर मकोतो को घूरता है, जैसे कह रहा हो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे। उधर मकोतो काइडो को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि तूजी कभी भी गुनगीर के नाम को बदनाम होने नहीं देता। बाद में लोकल ट्रेन में बैठा काइडो सोचता है कि शायद वो आकासुकी का ध्यान युजुआ से हटाकर अपनी तरफ ले आया है, पर उसे ये भी पता है कि आकासुकी डिवाइन स्पीयर्स में सबसे छोटा होने के बावजूद बिल्कुल वीक नहीं है। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो जानता है कि अपने नए शरीर के साथ अभी भी उसे काफी आगे जाना है। 3 दिन बाद अगर फाइट हुई तो हार भी सकता है, पर फिर भी उसकी डिटर्मिनेशन हिलती नहीं। युजुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसे पिंक हेयर वाले को मारना भी पड़े तो वो करेगा। तभी काइडो शिबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसे पहली बार मारा गया था। वो बैल्कनी पर कूदता है और सोचता है कि वो यहां क्यों आया है, जबकि मराई यहां उसका इंतजार नहीं कर रही। अचानक दरवाजा खुलता है। काइडो सोचता है कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैप तो नहीं। फिर भी वो अंदर चला जाता है। क्राइम सीन क्लीन हो चुका होता है, पर बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। तभी उसके कान में एक आवाज पड़ती है। वो तुरंत फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। सोचता है कोई असैसिन होगा, पर सामने होता है उसका डॉग जॉन। जॉन पूरी खुशी से पूंछ हिला रहा होता है। वो भागकर काइडो के पास आता है। काइडो देखता है कि उसके मुंह में फ्रिस्बी दबी हुई है। उसी पल उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वो और मई पार्क जाकर जॉन के साथ खेलते थे। उसकी आंखें भर आती हैं जब उसे एहसास होता है जॉन अभी भी उसे याद रखता है। तभी काइडो की नजर एक कोने पर पड़ती है। वहां एक फोटो होती है, उसकी, मराए और जॉन की समुद्र के किनारे की। उस फोटो को देखते ही उसे वो रोड ट्रिप याद आ जाता है, जब मराए ने उससे कहा था कि चाहे वो उसके काम की नेचर कभी समझ नहीं पाई, पर वो हमेशा चाहती थी कि वो खुश रहे। उस वक्त काइडो ने जवाब दिया था कि वो अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर जाएगा। पर मराए ने बस इतना कहा था, मरा हुआ आदमी कभी खुश नहीं होता, और वो चाहती थी कि वो एक बार जीने की कोशिश करे। आज एक बेवा की तरह रोती हुई आंखों के साथ काइडो को अफसोस होता है कि वो कभी उसे खुश नहीं कर पाया। अब वो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। उसके बाद काइडो घर लौटता है और अपनी फैमिली को बताता है कि किसी कपल को मजबूरी में अपना डॉग छोड़ना पड़ा, इसलिए वो उसे घर ले आया है, और पूछता है क्या वो उसे रख सकते हैं। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेरो तुरंत हाँ बोल देता है। क्योको बोलती है कि सब लोग टर्न बाय टर्न डॉग को वॉक पर ले जाएंगे। जब डॉग का नाम पूछा जाता है, काइडो बताता है कि उसके पहले ओनर्स उसे जॉन बुलाते थे। बाद में काइडो युजुआ को मैसेज करता है कि क्या कुछ हुआ तो नहीं। युजुआ रिप्लाई करती है कि सब काफी बोरिंग चल रहा है। वो लिखती है कि उसने नए डॉग के बारे में सुना है और पूछती है क्या वो आकर उसे पेट कर सकती है। काइडो मना कर देता है और फोन की स्क्रीन देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद काइडो अकात्सुकी को कॉल करता है। अकात्सुकी मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या 3 दिन पूरे होने से पहले उसने अपना डिसीजन बदल लिया है, पर काइडो कहता है कि वो गेम्स खेलना बंद कर चुका है। वो कहता है कि सुबह होने से पहले स्कूल के रूफटॉप पर वो अकात्सुकी को हराने आ रहा है और आज सब कुछ खत्म करेगा, क्योंकि वो गुंगीर है। जैसे ही अकात्सुकी गुंगीर का नाम सुनता है, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि हाथ में पकड़ा फोन तोड़ देता है। उसके दिमाग में यही चलता है कि काइडो जैसा लड़का कभी भी लॉर्ड तुज्जी के बराबर नहीं हो सकता। तुज्जी ही परफेक्ट असैसिन की डेफिनेशन था, और फिर भी काइडो उसके सामने गुंगीर का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है। 3 साल पहले मिडल ईस्ट में दोनों एक डेंजरस मिशन पर साथ थे। एक पॉइंट पर अकात्सुकी से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो पूरी तरह दुश्मनों से घिर जाता है। उसका लेफ्ट आर्म ब्लास्ट में उड़ जाता है। सब क्लियर होता है, वो मरने वाला है। तभी अचानक तुज्जी सामने आता है। एक पल में वो सारे दुश्मन काट देता है। अकात्सुकी ने उसे थैंक्स कहा था, बोला था कि वो सिर्फ उसकी वजह से यहां तक जिंदा पहुंचा पाया। उसने तुज्जी से कहा था कि जिंदा वापस आना और मिशन का बाकी हिस्सा वो संभाल लेगा। अगली सुबह दोनों स्कूल के रूफटॉप पर मिलते हैं। अकात्सुकी कैजुअली पूछता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर लड़ने का क्या प्लान है। काइडो जवाब देता है, पहले तुम्हें हराऊंगा, फिर क्लासेस अटेंड करूंगा। अकात्सुकी हंस देता है और कहता है कि उसके दिमाग में भी कल से यही बात घूम रही है। वो मानता है कि काइडो के मूवमेंट्स बिल्कुल गुंगीर जैसे लग रहे थे। वो कहता है कि कभी वो भी गुंगीर जैसा बनना चाहता था, पर अब जब काइडो ने उसे गुंगीर की प्रेजेंस महसूस करा दी है, वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे टुकड़ों में उड़ा ना दे। मुस्कुराते हुए अकात्सुकी कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले वो एक सीक्रेट बताना चाहता है। वो रिवील करता है कि स्कूल में कहीं बॉम्ब्स लगाए गए हैं, और क्योंकि उसका लेफ्ट प्रोस्थेटिक आर्म सीधा उसके ब्रेन से कनेक्टेड है, वो सिर्फ उंगली हिलाकर बॉम्ब्स डेटोनेट कर सकता है। अगर काइडो हार गया तो बहुत लोग मरेंगे, और ब्लड शेड रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उस आर्म और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ना।
मतलब या तो आर्म काटनी होगी या फिर ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होगा। पर काइडो कामली बोलता है, एक तीसरा ऑप्शन भी है। अगर आकात्सुकी बेहोश हो जाए तो बॉम्ब्स डिसार्म हो सकते हैं। ये सुनकर आकात्सुकी सच में शॉक हो जाता है। काइडो बोलता है कि उसने पहले ही कहा था वो आकात्सुकी को जानता है। फाइट के लिए रेडी होते हुए काइडो कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया है, वो सिर्फ उसे रोकने आया है। कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए वो पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे? और बिना वार्निंग के वो आगे बढ़कर अटैक कर देता है। आकात्सुकी डॉज कर लेता है। काइडो रियलाइज करता है कि उसका एक ही एडवांटेज है, उसे आकात्सुकी के टैक्टिक्स और पर्सनालिटी पता है, पर इस बॉडी की फिजिकल परफॉर्मेंस उसके असली शरीर के लेवल के पास भी नहीं है। आकात्सुकी हवा में कई बॉम्ब्स उछाल देता है। डेटोनेट होते ही ब्लास्ट का टारगेट होता है आंखें और कान। उसके बाद वो लेफ्ट हुक मारता है, पर काइडो को ये टैक्टिक पहले से पता होती है। वो इजीली डॉज करता है और चेस्ट पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिड एयर आकात्सुकी अपनी बॉडी शिफ्ट करता है और अटैक से बच जाता है। फिर एक सॉलिड पंच से काइडो को हवा में उड़ा देता है। काइडो खुद को संभालता है। तब आकात्सुकी बोलता है कि पीछे उड़ना सही डिसीजन था, क्योंकि अगर उसका प्रोस्थेटिक आर्म सीधा लगा होता तो काइडो का आर्म पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। डरावनी मुस्कान के साथ आकात्सुकी वार्न करता है, अगर तुम सच में गुंगीर हो तो ये सिर्फ शुरुआत है। काइडो के रिब्स ऑलरेडी क्रैक हो चुके होते हैं और उसे समझ आ जाता है कि डिवाइन स्पीयर्स को सिर्फ टेक्निक्स जानकर नहीं हराया जा सकता। वो सोचता है कि एक किलर के लिए शांत जिंदगी कभी लिखी ही नहीं थी, पर अगर वो अभी जिंदा है तो जरूर कोई वजह होगी। चाहे सामने कोई भी हो, वो जीतेगा बिना किसी को मारे। वो जिंदा रहेगा उन सब लोगों के लिए जो उसकी परवाह करते हैं। इसी तेज डिटर्मिनेशन के साथ काइडो अपनी जिंदगी का सबसे जोर का पंच मारता है। दोनों एक दूसरे पर रैपिड ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, पर अचानक काइडो के सिर में तेज दर्द उठता है। आकात्सुकी इस मौके का फायदा उठाता है और लगातार स्ट्राइक्स बरसा देता है। काइडो बचने की कोशिश करता है, पर सब अटैक्स डॉज नहीं कर पाता। वो खुद से कहता है, मुझे और फोकस करना होगा, उसके मूवमेंट्स को और अच्छे से रीड करना होगा। आकात्सुकी एक हेवी किक मारता है और काइडो जमीन पर घिसटते हुए पीछे जाता है। डिस्टेंस बढ़ते ही आकात्सुकी एक और बॉम्ब फेंकता है और तुरंत डेटोनेट कर देता है। एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और वो फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, पर काइडो पहले से तैयार होता है। आकात्सुकी पूरी ताकत से पंच मारता है, पर काइडो उसे ब्लॉक कर लेता है। वो शांत आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारा गुस्सा और किलिंग इंटेंट महसूस कर सकता हूँ, पर ये सब मेरी विल तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारा सारा गुस्सा अपने अंदर ले लूंगा। ये सुनकर आकात्सुकी को कुछ अजीब लगता है और तुरंत पीछे कूद जाता है। उधर काइडो अपना सर पकड़ लेता है। उसके सेंसेस अचानक इतने शार्प हो जाते हैं कि वो सिर्फ आसपास की चीजों को ही नहीं बल्कि असैसिन की कॉन्शियसनेस तक महसूस कर लेता है। आकात्सुकी इस सडन चेंज से बिल्कुल ऑफ गार्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो सोचता है, मैंने तो लास्ट अटैक उसके ब्लाइंड स्पॉट से किया था, फिर ये स्कूल का लड़का इसे कैसे ब्लॉक कर गया? जैसे उसे पहले से पता हो अटैक कहां से आने वाला है। आकात्सुकी कुछ और बॉम्ब क्यूब्स निकालता है और बोलता है, अब मजा आने लगा है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो झुकता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पर अगला मूव तुम्हारी डिफेंस तोड़ देगा। काइडो डिफेंसिव स्टैंस ले लेता है। उसे समझ आ जाता है कि आकात्सुकी फिर से ऑफेंस में आ चुका है। पिंक हेयर वाला असैसिन एक बॉम्ब अपने पीछे गिरा देता है और उस ब्लास्ट का यूज करके दूसरा बॉम्ब क्यूब फुल स्पीड से काइडो की तरफ भेजता है। एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पर काइडो बिल्कुल लास्ट सेकंड पर साइड स्टेप करता है, बिल्कुल जिन वू की तरह, और बॉम्ब उसके पीछे फट जाता है। आकात्सुकी बोलता है, इम्प्रेसिव, तुम मेरी स्पेशल अटैक से भी बच गए। पर वो कहता है, अगर तुम इतनी आसानी से मर जाते तो मुझे जैसे इलीट स्पीयर को भेजने का कोई मतलब नहीं होता। काइडो कोई जवाब नहीं देता, बस शांत रहता है और जो भी आने वाला हो उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर घर पर एक्सप्लोजन की आवाज से जॉन उठ जाता है। काइडो की माँ भी जाग जाती है और सोचती है ये आवाज कहां से आ रही है। वो सोचती है शायद पटाखे होंगे। वापस रूफटॉप पर फाइट पूरी ताकत से चल रही होती है। काइडो अपनी फिस्ट्स गार्ड में रखता है और सोचता है, चाहे आकात्सुकी के हाथ दिखते ना हो, पर मैं हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसके पैटर्न्स पता है। आकात्सुकी टेंस हो जाता है अपना नेक्स्ट मूव प्रिपेयर करते हुए, पर काइडो पहले ही समझ जाता है वो 4 बॉम्ब्स फेंकने वाला है जो उससे 2 मीटर आगे डेटोनेट होंगे। जैसे ही असैसिन एक्टिवेट करने जाता है, काइडो एक एक करके सब बॉम्ब्स को किक मारकर अलग डायरेक्शंस में उड़ा देता है। पूरा रूफटॉप एक्सप्लोजन से भर जाता है। काइडो अपना चेहरा कवर करता है और किसी तरह खड़ा रहता है, पर फिर वो अगला मूव भी प्रिडिक्ट करता है और लेफ्ट से आने वाले पंच से बच जाता है। काइडो तुरंत काउंटर करता है कुछ शार्प जैब्स के साथ। इससे आकात्सुकी डिफेंस में चला जाता है। अब उसे भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके हिसाब से तो बॉम्ब से काइडो की आंखें और कान कब के बेकार हो जाने चाहिए थे। ऊपर से इतनी गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल होना चाहिए था। पर काइडो की आंखों में जो नजर होती है
वो आकत्सुकी को महसूस करवाती है जैसे वो उसके हर मूव के पार देख रहा हो। ये देखकर आकत्सुकी को अपने बिलवेड गुंगीर की याद आ जाती है। उसे याद आता है जब काइडो ने कहा था कि वो गुंगीर है, और इसी याद के साथ आकत्सुकी का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, मेरे साथ गेम मत खेलो। वो पूछता है, क्या तुम सच में मेरे तुजी हो, और अगर हो तो इतनी देर बाद अब क्यों आए? उधर काइडो मुश्किल से खड़ा होता है, सांस संभालना भी मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर भी वो अपनी फिस्ट्स नीचे नहीं करता। वो समझ जाता है चाहे वो मूव्स प्रिडिक्ट कर पा रहा हो, पर ये बंदा अभी भी बहुत तेज है। इस अनट्रेन्ड बॉडी में वो ज्यादा देर तक फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। काइडो लेज पर जंप करता है और डिसीजन ले लेता है, अब भागना बंद। इसी वक्त आकत्सुकी को लगता है अब ये लड़का कहीं नहीं जा सकता। वो मुट्ठी भर बॉम्ब्स उठाता है और सोचता है चाहे मूव्स प्रिडिक्ट हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। वो बॉम्ब्स काइडो की तरफ फेंक देता है और चैलेंज करता है, अब डॉज करके दिखाओ। इसी पल काइडो पूरी तरह लॉक इन हो जाता है। वो आगे की तरफ दौड़ पड़ता है, अपने शरीर की हर एक ताकत लगाकर, और खुद से कसम खाता है अब कभी किसी को उदास नहीं होने देगा।